अनसर्टन माहौल में इंडस्ट्री को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए नई ऊर्जा देने की कोशिश की गई है। नई संभावनाओं को भुनाने के लिए उद्यमी कदम भी बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच हर कारोबार के लिए जो लाइफलाइन का काम करती है वो है फाइनेंसिंग। तो फिर आज एमएसएमई फाइनेंसिंग के ही तमाम आयामों पर हम एसएमई एक्सप्रेस में फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएम एसएमई ऑफ इंडिया, के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया अलीप, और साथ ही मौजूद हैं आदिल शेट्टी, सीईओ बैंक बाजार, को चेयर फिनटेक कमेटी फिकी। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं राजीव जी के साथ। राजीव जी, टैरिफ की वजह से बड़ी चुनौतियों के बीच जीएसटी रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर का काम किया है और फेस्टिव सीजन में बाजार में रौनक रहने की उम्मीद है। अब जहां तक उद्यमियों के कॉम्पिटिटिव बनने और नए मौकों को भुनाने की बात है, उसमें फाइनेंसिंग एक अहम कड़ी है। एमएसएमई क्षेत्र में फॉर्मल फाइनेंसिंग की चुनौती के बीच उद्यमियों को कैसे समय पर, पर्याप्त मात्रा में और रीजनेबल रेट्स पर फंड्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, आपकी राय? वर्ष रहा है 2025 का। ये एक तरफ तो ग्लोबल चैलेंजेस जिसने हमें हर रोज नई परेशानी दी, नई अनसर्टेनिटी दी, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने इस साल ये भी देखी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हर फ्रंट पर रही। उधर एग्जांपल के लिए बजट में उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट्स को 7 लाख से 12 लाख कर दिया। उसी तरह अभी जीएसटी 2.0 का जो रिफॉर्म आया है, तो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने अपने इंसेंटिव्स लगातार बढ़ाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो गवर्नमेंट ने इस साल बजट में अनाउंस किया कि सीजीटीएमएससी की कवरेज 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अमेजिंग स्कीम बनाई कि 100 करोड़ तक का लोन भी अब बिना कोलेटरल के मिल सकेगा। जो जीएसटी 2.0 में जो मैसिव चेंज है, 28% को 18 पे लाना, 12 को 5 पे लाना, जो रीस्ट्रक्चरिंग है, तो इन सबसे बहुत अमेजिंग चीजें सामने आई हैं और मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स अनसर्टेन भी हैं एक्सपोर्ट्स को लेके, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स को लेके हम इतने सर्टेन पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। ऐसे में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी तो जाहिर है और ज्यादा आएगी अगर मुझे डोमेस्टिक में बिजनेस करना है, या एक्सपोर्ट में भी अभी मुझे और कंट्रीज में एक्सप्लोर करना है और कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करना है, तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन फिर भी मैं मेंशन करता हूं कि आज 20% से कम एमएसएमईज हैं देश में जिनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, और इसे और अधिक बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाने के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है ट्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जहां पर एंटरप्रेन्योर इमीडिएटली जाके बिल्स डिस्काउंटिंग भी कराए और क्रेडिट भी रेस कर सके। और जो सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स को भी अब बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए अब स्मॉल की परिभाषा 100 करोड़ के टर्नओवर तक की है और 25 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट तक चली गई है। तो हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की भी जो पैमाना है उसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बढ़ा देना चाहिए। रमा जी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां तक क्रेडिट गैप की बात है, ये विमेन ओन्ड एमएसएमईज में और भी ज्यादा है। ऐसे में किस तरह के अतिरिक्त पॉलिसी इनिशिएटिव्स की जरूरत है? Credit gap is existing, and also if you look at 63 million MSMEs are there, out of which only 20% are women-owned businesses. The reason, most prominently we have to understand that credit access to women entrepreneurs is become a very big issue. Women's participation, there are various other issues. The policy has to be very clear when we are addressing women participation in economic activity. Now, recently, UN also suggested that women access to, security, like access to infrastructure and also property, is very small access is given, like they are not able to have the ownership. So this is one predominant reason for women getting into business, because banks consider security as a very important aspect when they lend in India. There need to be a lot of reforms which has to be taken up from banking sector. आदिल, जिस तरह से एमएसएमईज फॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं
उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ रहे हैं और जो डेटा जनरेट हो रहा है, ऐसे में भारत में एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी का अगला फेज कैसा हो सकता है? I think Rajiv ji and ma'am made great points. The government scheme on credit guarantee is wonderful. I think it can be extended further. For example, the 5 crore to 10 crore increase can also be extended to medium scale industries. But let's focus on data and technology. See, today credit in India is fairly limited. If I give you a statistic, private credit to GDP in India is about 60-70%. But if you look in any developed market, OECD countries, the same ratio is more than double. So clearly our MSMEs need more credit. Now there are two bottlenecks we need to solve. Yes, you can get a Udyam registration, but today for a loan, when we do a MSME KYC, it's a physical process. We have to meet the owner, we have to collect the registration certificate, we have to collect board minutes. But on the retail side, today when you and I apply for a credit card or a loan, the entire process is digital. We use DigiLocker, we use account aggregator, we use video KYC. So the first thing that needs to be done, right, is how do we have a process where wherever the MSME is in India, we can do a full digital KYC. So I don't have to go and sit with the entrepreneur, but I can just look at their GST data, I can do a supply chain financing, and the entire KYC should happen in 5 minutes, fully digitally via video. So that digital video KYC doesn't exist. Digital infrastructure, DPI 2.0, they need to encompass and have MSME data. If these two come together, what we have done for retail credit, we can do it for MSME credit, and then the private sector and the public sector banks will do their job. But I think the regulation and the infrastructure needs to take MSMEs into the fully digital world. राजीव जी, ग्राउंड पर देखा जाए तो तमाम सोर्सेज से डेटा जनरेट हो रहा है। वहीं जीएसटी 2.0 में सरलीकरण से इसके रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं हमने पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स की पहल भी देखी है और कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग में कई संभावनाएं भी हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी पहले से ज्यादा डिजिटलाइज है या ऑर्गेनाइज्ड है या जिसका थोड़ा साइज एंड स्केल है, तो डेफिनेटली उनको पहले बेनिफिट मिलेगा। एंड द फर्स्ट डिजिटल एडवांटेज, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एडवांटेज तो वो एसएमईज लेंगे। हैविंग सेड दिस, आज जीएसटी का जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी जीएसटी 2.0 में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन्होंने आसान किया है और जो रेट्स इतने रैशनलाइज कर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब एंटरप्रेन्योर जो पहले जीएसटी अवॉइड भी करते थे या नहीं रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, कर रहे थे, वो करेंगे। तो आने वाले समय में जीएसटी 2.0 का डेफिनेटली इम्पैक्ट मिलेगा। सीजीटीएमएससी को लिमिट एनहांस कर ही दिया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब सीजीटीएमएससी लोन्स को ही प्रेफरेंस देते हैं करने में बजाय कोलेटरल के। हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी है CGTMSE में। So in times to come, I'm looking at a larger segment also getting covered under a digital mechanism. I tell you that a lot of fintech companies are playing a crucial role. ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एक है, उसकी डेफिनेशन को और रिवाइज कर दिया गया है। सो मोर कंपनीज नाउ नीड टू पुट अप देयर डेटा देयर। सो आई थिंक इट इज जस्ट नाउ अ मैटर ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो टाइमली पेमेंट्स का जो फॉर्मलाइजेशन अभी हुआ है, जो सेक्शन 43 BH में अमेंडमेंट हुए हैं, जो अभी नए अकाउंटिंग नॉर्म्स में अब आया है जो मैकेनिज्म जिसमें कि हर पेमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर पेमेंट्स टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाए, इन्फोर्स हो जाए, और जो कि बहुत जल्दी मुझे होती हुई दिख रही है, और जीएसटी सिंप्लीफाई हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेटर बन रहे हैं, लोन गारंटी कवरेज बन रहा है। अगर ये चारों का अगर मैं संगम देखूं, सो आई एम वेरी होपफुल अबाउट वेरी पॉजिटिव चेंज इन दिस डायरेक्शन। आदिल, आप हमें बता सकें, जनवरी 2026 से लेंडर्स को बार कर दिया गया है कि वो एमएससी को दिए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाएंगे। इससे इंडस्ट्री को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफरिंग्स के मोर्चे पर आप क्या बताएंगे? No, you're absolutely right.
This is very beneficial. In fact, on retail floating rate loans, this happened many years ago. So if you wanted to repay your floating home loan, no prepayment has been in existence for many years. So it's very good that the RBI has now extended the same benefit, saying that if it's a floating rate loan, there'll be 0% prepayment fee to MSMEs. So it's an extension of what benefit we saw in retail after doing it. If it is a fixed rate loan, then you can be charged a prepayment fee. It could be 0.5, 1, 2%, whatever is negotiated in the loan agreement. However, for floating rate loans, this is a big benefit. And it just so happens that even in retail, just talk about the same example, home loans are predominantly 95% floating. So you get the benefit automatically for the product category. But car loans are fixed rate. So even today in retail, if you take a car loan, you have a prepayment fee. Same thing with personal loan. So it depends. Some loans have benefited, some loans have not. And I think this is what has happened in retail. Very happy to see it come to MSME now. रमा जी, अनिश्चित दौर में कई बार एमएसएमईज के खाते स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। जेन्युइन केसेस में लेंडर्स उद्यमियों को आखिर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपको क्या फीडबैक मिलता है? I feel it's a great opportunity, because we are opening up to the other international markets, and this is the time even lenders should have confidence on entrepreneurs, minimize the risk. This is one way of looking at it. Like there are various schemes and introduced by government like CGT, MSME. At the same time, the lending, is not just giving money. It has to be a knowledge transfer also need to happen with regards to the management of finance. Micro and small entrepreneurs lack these management skills, finance management skills, which need to be taken up as a program. The NPA level will be reduced if we have this kind of mentoring and other aspects where the entrepreneur is given guidance through associations and other organizations. Like the other speakers told, to get a car loan is easy, to get housing loan easy, but to get MSME loan is difficult. राजीव जी, देखा जाता है कि कई बार रीजंस उद्यमियों के कंट्रोल से बाहर होते हैं। पेमेंट में देरी मुश्किलें बढ़ाती है। बेशक उद्यमी का बैंक के साथ पुराना नाता हो, लेकिन स्पेशल मेंशन अकाउंट की तो अपनी ही प्रक्रिया है। इस पर आपकी राय? बिल्कुल, आई एम टोटली विद यू। इनफैक्ट ये जो नॉर्म सेट किए हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या जो हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रेस अकाउंट डिक्लेयर करते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। ये सभी को एक ही समान से देखते हैं, जबकि ऐसा मार्केट में रियलिटी में नहीं होता। यूएस टैरिफ जैसा अचानक कोई चेंज आया जिसकी वजह से शिपमेंट रुक जाती है, टेम्परेरी सीजनल साइकिल्स हो सकती है, तो प्रोसीजरल डिले हो सकता है। तो ऐसे में उन सबको अभी एक ही कैटेगरी में हम लोग कवर करते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि टिपिकली किसी भी बैंकर को, किसी भी क्रेडिटर को असेस करने का ये राइट है कि वो देखें कि ये सीजनल साइकिल है, टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच है, या कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है। अगर कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस है, ओवरऑल 6 महीने से 1 साल से परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, तो ऐसे ही अकाउंट को इस तरह की नेगेटिव रेटिंग में लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच है तो उसे तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि ये नॉर्म्स में डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। Over securitization is also, a negative factor that stops SMEs from growing. और इससे liquidity बढ़ेगी तो SMEs की और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रमा जी, पेमेंट में देरी को लेकर यूं तो कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन हाल ही में जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उससे कैसी उम्मीदें हैं? Facilitation Council judgment is also not final. There is a judiciary which is involved, which is leading to the problem is not solved, but the problem is enhanced on the part of the entrepreneur. So there's no relief. But we have to think and also bring reforms in this Delayed Payment Act. Our government is thinking introducing new the bridge finance and these kind of things. Even TREDS is also introduced, but still it's not taken off. Point here is, the final say should be by the Facilitation Council, which is headed by
state industries commissioner or state industries secretary. Most of the NPAs in our country is the result of late payment. आदिल, आपने अभी इंडस्ट्री के कंसर्न सुने हैं। आप मानते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए समय पर पेमेंट अनिवार्य है, वरना वर्किंग कैपिटल साइकिल पर असर पड़ने के साथ साथ मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी प्रभावित होगी। You know, besides the law, just how we need our MSME sectors to grow, right? We all know there are three things that need to be done. So we spoke in detail about what we need from the government. We need the government to provide the digital infrastructure for MSMEs that they've done for consumer. So there's a big opportunity there in simplifying KYC, access to credit. From the corporate side, I think we have to make this a win-win and a partnership where everyone can grow. Can there be, board policies across large corporates that, we'll take care of our MSME partners, and, even implementing the 30-day rule for payment, you've got to get the PO approved, you've got to get the invoice approved. So I think it comes from, the entire corporate sector realizing that MSMEs, 60 million of them are employment providers. They are the bread and butter. We need to have, terms. We need to have payment systems, right, wherein we can help everyone grow, because that's how, India is going to prosper. I think on the MSME side now is a very tough time. Anything they can do to cut costs, make better use of whatever technology is there. I know this might sound a little bit funny, but I think AI is revolutionizing everything. And the nice thing about AI is you don't have to be a coder. Everyone can use AI, everyone can build AI agents. I think MSMEs also have to find, as the entire world is changing through AI, how they are also going to adopt and adapt to the new world. एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एमएससी एफसीज की भूमिका को चेक करेंगे और जानेंगे कि कैसे एमएसएमईज में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चावला, के रमा देवी और आदिल शेट्टी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, ब्रेक से पहले आदिल एआई का जिक्र कर रहे थे और रमा जी ने फैसिलिटेशन काउंसिल्स की बात रखी। आप तो फैसिलिटेशन काउंसिल्स का हिस्सा रहे हैं और अब बात हो रही है एमएससी एफसीज को अपग्रेड करने की। इसमें एआई का भी इस्तेमाल होगा। इस पर आप हमें क्या अपडेट देना चाहेंगे? Easy uploading of documents, raising of complaints, जिनकी payments late हैं उनकी, ODR playing a major role in issuing notices to both the parties, bringing them together for reconciliation. But reconciliation ultimately दोनों को खुद ही करना है. So here we have a human element. Then reconciliation नहीं हुआ तो arbitration. Now arbitration again, we can't leave it to AI as such. AI can assist in calculations and other things, but arbitration also requires human intervention. I think AI would have a major role in escalating, in issuing notices, saving time, bringing people together. But human intervention also in terms of where the reconciliation is concerned and where arbitration is concerned, these two have to be automatic, because both reconciliation and arbitration are almost part of a judicial process, because ultimately all orders can be challenged in the normal courts of law as well. So therefore, I believe AI is going to assist, reach out to larger number of people, but quality human intervention at both the stages, reconciliation and arbitration, is very, very important. आदिल, एमएसएमईज को बदलते दौर में आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अहमियत पर क्या कहना चाहेंगे? So these are difficult times for everyone. I think change is sweeping through. AI is changing everything. The tariffs are not helping. Payment terms are difficult. Everyone, including large corporates, are looking to cost save. So I feel three things to look at. One is, if everyone is adopting AI, what are the opportunities for MSMEs to adopt AI on their own side to increase revenue and cut costs?
every MSME, no matter what you do, right, whether your work is printing a newsletter or it is doing sales, AI can help everything. So I'd first say adapt to the new world. It's very, very hard to not adapt AI and fight in the new world. See how AI can help you cut your cost because the environment is very difficult. And then maybe new ideas will open where AI can increase revenue. That's number one. Secondly, I'd say continue to engage with government, continue to engage with your banks. There's a lot of opportunity, right? How we can increase credit flow to MSMEs. Video KYC comes for MSMEs as more and more supply chain, GST and data comes on DigiLocker and Account Aggregator. I think a lot of good work can happen. I think MSMEs via associations should continue to engage closely with the government. राजीव जी, देखा जाए तो एमएसएमईज की डेट पर निर्भरता रहती है, वहीं इक्विटी के जरिए फंड रेजिंग के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग भी की जा सकती है। आखिर इस कल्चर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एमएसएमईज तो डेट से ही स्टार्ट होते हैं। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स में बेसिक डिफरेंस ही क्या है? वो ये कि स्टार्टअप पहले दिन से इक्विटी की सोचता है और वो जीरो से हीरो बनने के लिए ट्राई करता है, और एमएसएमईज कॉशियसली कोलेटरल्स लेके, अपने घर को मॉर्गेज करके, अपने परिवार का भी फ्यूचर रिस्क पे लेके, बैंक से थोड़ा थोड़ा लिमिट्स लेकर स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। और ये इक्विटी की कभी थॉट प्रोसेस ही उनके माइंड में नहीं आता, बिकॉज द सिस्टम वाज नेवर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिशनल एसएमईज टू रेज इक्विटी फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट ने जो फंड ऑफ फंड्स भी बनाया, जो मदर ऑफ फंड्स एंड सिस्टर फंड्स का जो 50,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया, उस कॉर्पस में बहुत ही लिमिटेड एसएमईज को प्राइवेट इक्विटी मिली या इन्वेस्टमेंट मिली या वेंचर फंड मिला। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ने अपने डेट लेकर ही, डेट्स रेज करके बिजनेस बढ़ाया। लेकिन आईपीओस का रोल बड़ा है। पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कि एसएमई आईपीओस भी जो आए हैं, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी एक लैंडमार्क नंबर ने अभी अपने आप को किया है। तो मुझे लगता है एसएमईज को इक्विटी की तरफ देखना चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपने फंड ऑफ फंड्स में एक प्रायोरिटी लेंडिंग, एक परसेंटेज ईयर मार्क कर देनी चाहिए कि जो एसएमईज में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज में इन्वेस्ट करें। एंड एसएमईज को मेरा खास कॉल है कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। आपको राइट बैलेंस शीट, राइट प्रॉफिट्स, राइट स्टॉक टेकिंग, राइट एक्सपेंसेस दिखाने होंगे। एसएमई एक्सप्रेस के आज के सेशन में इतना ही। तेजी से बदलते दौर में मार्केट के सेंटिमेंट्स पर फीडबैक देने के लिए और फॉर्मल फाइनेंसिंग के विभिन्न आयामों पर नजरिया रखने के लिए राजीव चावला, के रमा देवी और आदिल शेट्टी, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।